अस्सलाम वालेकुम क्लास। हसन सिद्दीकी है और हमें एक्सपेरिमेंट मूव करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिगार्डिंग स्पेशली कंडक्टोमीट्री के हवाले से। हमारे क्योंकि आगे जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होगी एनालिसिस कि हम जो एनालिसिस करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू कुछ इंस्ट्रूमेंट होगी, और जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट और जो हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस करेंगे उसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाला है जिसको हम कहते हैं कंडक्टोमीटर। ठीक है, तो कंडक्टोमीटर के हवाले से जो हम चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, वो उसको हम एक नाम दिया था है, उस एनालिसिस को उसको हम कहते हैं कंडक्टीमेट्री। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कंडक्टोमेट्री एंड उसके हवाले से जो भी एनालिसिस हमें उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा और यू विल गेट टू नो अबाउट इट इन द फर्दर slides. So, what is conductimetry? Conductimetry is a process basically by which we use a device which is called as conductometer in order to find out quantitatively and qualitatively as well regarding the progression of chemical reactions and which almost leads towards कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितनी एनालाइट की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है जी, तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स कंडक्टोमेट्री हम कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो वन शुड नो अबाउट कि कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, what is a conductometer, Ohm's law, specific conductance, specific resistance, molar conductance, equivalent conductance and conductometer। ठीक है, हमें इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है इन दिस होल वीडियो। ठीक है जी, अच्छा मैंने आपसे इक्विवेलेंट पॉइंट का और एंड पॉइंट का डिफरेंस डिस्कस किया था। एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस क्या था कि इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, वेयरएस एंड पॉइंट के लिए मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। इक्विवेलेंट पॉइंट के अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आगे हम पढ़ेंगे वो इक्विवेलेंट पॉइंट से आपको रिलेट करेगा। ठीक है जी, तो पहले हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन जी। सबसे पहले आपके पास है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। कोई से भी सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, वो जब पानी में डिसोसिएट होगा तो अपने आयन प्रोड्यूस करेगा, और आयंस जो उसके होंगे, आयंस के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन चार्जेस का फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। तो कोई से भी मीडियम जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सके, वो क्या है, वो कंडक्टर है। ठीक है, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन मीडियम टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो इन इलेक्ट्रॉन्स। द माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इनटू कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इनटू एनोड। ठीक है, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया सकता है, वो मैं आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक स्टाइल से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, सीमेन और ओम्स इनवर्स, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी। ये कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कि कितना हद तक, किस एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अंदर से हो सकता है। ठीक है जी, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। वेयर एज हर मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उस कंडक्टेंस को कंट्रोल कर सकते, ठीक है, उसको अपोज कर सके।
जब भी कोई एक मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जाती है तो वो पहले एनर्जी उसकी वाइब्रेशंस के अंदर उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ होती है। जब वो वाइब्रेशन से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपनी वाइब्रेशंस के अंदर अपनी वाइब्रेशन करता रहेगा उस फिक्स एक्सिस के अंदर। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा देंगे तब वो जाके एक्साइट होकर मूव करेगा और फिर बाहर चले जाएगा। ठीक है, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसको अपोज कर रहा होता है अपनी एक्साइटेशन को। ठीक है, अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो वो अपोजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हिंडर करेगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ हिज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो मटेरियल रेजिस्ट करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा उस हद तक जब तक कि वो एक्साइट ना हो जाए। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड इज रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम्स एंड इट इज नोन बाय आर। ठीक है जी। कंडक्टेंस, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस वो मेजरमेंट है कि कितना हद तक अपोज कर सकता है कोई भी एक मीडियम इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस फ्लो को। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इट इज़ नोटेड बाय कंडक्टेंस इट इज नोट बाय जी, वेयर एज रेजिस्टेंस इज नोट बाय आर। ठीक है, अच्छा, ये जो बोथ प्रॉपर्टीज़ हैं ये सॉलिड के लिए भी होती हैं और ये लिक्विड स्टेट के लिए भी होती हैं। कोई भी एक सॉल्यूशन के अंदर मैं केमिकल रिएजेंट को डालूं तो उसके अंदर कंडक्टेंस भी होगी और उसके अंदर रेजिस्टेंस भी पाई जाएगी। ठीक है जी। जैसे हम फिज़िक्स के लॉ हैं, फिज़िकल स्टेट में हम कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकली भी इनको इसी तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है जी। और इलेक्ट्रोकेमिकली भी इसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई होगी, जैसे कि फिज़िक्स के अंदर आपने ओम्स लॉ अप्लाई करी थी। ठीक है, तो बेसिक्स क्या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का या कंडक्टिविटी का वो ओम्स लॉ है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओम्स लॉ प्रिंसिपल। बेस्ड ऑन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सिमिलर टू द मेटेलिक कंडक्टर्स, जितने भी सॉलिड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उनका एक सेम प्रिंसिपल है। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है? द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस in accordance with Ohm's law, which states that the strength of an electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance. Continuous flow of electron I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, कितना वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, आइदर इट इज़ इन सॉलिड स्टेट और आइदर इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। जब हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करी जाती है। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जो फ्लो ऑफ आयंस होंगे वो डिपेंड करेंगे कि हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन द चार्जेस जो कि एक बैटरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन ओम्स लॉ। ठीक है, मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वी भी लिख सकता हूँ, जो कि वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। लेट्स गेट ऑन टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। लेट से हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला। लेट से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, NaOH हो सकता है। ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्यूशन के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया और मैंने एक बैटरी की पॉजिटिव एंड से मैंने एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया। कोई भी मेटल का एक सब्सटेंस हो सकता है और जो कॉमनली यूज इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो प्लेटिनम के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर प्लेटिनम लिखा हुआ है। सही है, तो बैटरी
के अंदर पॉजिटिव साइड बैटरी कनेक्ट किया वायर के थ्रू और इलेक्ट्रोड लगाया, और नेगेटिव साइड से मैंने एक और वायर को कनेक्ट किया और इलेक्ट्रोड लगाया। ठीक है जी। तो बैटरी क्या है, बैटरी इस डिफरेंस को प्रोवाइड कर रही है, चार्जेस के डिफरेंस को। एक साइड पे चार्जेस का डिफरेंस हाई है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हाई है तो नेगेटिव हो गया, एक में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है तो पॉजिटिव हो गया। तो जितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जितना हाई वोल्टेज होगा, जितना हाई वोल्ट होगा, उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जो कि ओम्स लॉ को सपोर्ट करती है। सही है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मैं फ्लो ऑफ आयंस को मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने आयंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है। OH आयंस, OH आयंस क्या है, नेगेटिव आयंस, वो जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पे, और Na क्या है जो कि कैटायंस है, पॉजिटिव साइड है, वो जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पे। बैटरी का वो टर्मिनल, वो इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हो, वो एनोड कहलाती है। बैटरी का वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, वो कहलाती है कैथोड। ठीक है। कैथोड अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव आयंस को, और एनोड अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव आयंस को। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान फ्लो ऑफ आयंस कितना है। दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिटरमाइन करता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान के जो आयंस की मूवमेंट कितनी है। ठीक है जी। और इसी बेसिस पे हमारी कंडक्टिविटी और कंडक्टोमीटर का प्रिंसिपल है कि दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आयन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो मेजर होती है। ठीक है नहीं, ठीक है जनाब। तो वन शुड नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Moving towards further concept, one should know about specific conductance and specific resistance. And before moving towards the specific sides, one should know कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि कंडक्टेंस को, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द कंडक्टेंस। ऑब्वियसली जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे, इलेक्ट्रॉन एक ख़ास हद तक एक्साइटेशन करके वो अपने शेल से मूव होगा और मॉलिक्यूल से मूव आउट हो जाएगा, और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से बढ़ेगा। ठीक है। अगेन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। आयन टू आयन इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो इंक्रीज इन कंडक्टेंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, रिजल्ट इन इंक्रीज इन movement of electrons, and again it also depends upon the nature of ions, उसका molecular size क्या है, molecular weight क्या है, और number of charges कितने हैं आयंस के अंदर। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ चार्जेस हाई होंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। ठीक है। और एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ है विच इज़ अ सेल कांस्टेंट। सो सेल कांस्टेंट क्या है, एक कंडक्टोमीटर का, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का एक यूनिट है। ठीक है। वो होता क्या है बेसिकली, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। इट इज़ द रेशियो ऑफ distance between the two electrodes to the area of cross section of the electrodes. अब moving back towards the electrolytic cell, ये रेशो है सेल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रेशो है। ठीक है। किसी भी सेल का होता है, किसी भी कंडक्टोमीटर का होता है। कंडक्टोमीटर के पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कंडक्टोमीटर की स्पेसिफिकेशन क्या है। लेट्स से अगर कंडक्टोमीटर के पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, ये वो रेशो है जिसमें हम डिस्टेंस लेंगे। कौन सा डिस्टेंस, ये एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से कितना सेंटीमीटर दूर है, इसको हम कहते हैं एल। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड आपस में कितने दूर है, ये डिस्टेंस क्या है, एल है। ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
इस वो एरिया, वो पार्ट इलेक्ट्रोड का जो कि जिसका कांटेक्ट हो रहा है आयंस के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। ठीक है, वो पार्ट जिसका कांटेक्ट हो रहा है आयंस के साथ इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रोड्स कितना सेंटीमीटर दूर है आपस में और उसका कितना एरिया है, इसका रेशो क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट एक कांस्टेंट फिगर है, डिपेंड करेगी कंडक्टोमीटर की या उस जैसे इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम बढ़ा भी सकते हैं और सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है। ठीक है, कंडक्टोमीटर्स की मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं, वो मुख्तलिफ रेंज ऑफ सोल्यूशन के ऊपर वो काम करते हैं। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी हम वो कंडक्टोमीटर लेंगे जो कि स्पेसिफिकेशन उसकी क्या है वो कम हो और उसका सेल कांस्टेंट भी कम होगा। अगर वो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की हाई होती रहेगी तो हमारा सेल कांस्टेंट भी बढ़ता रहेगा और हम कंडक्टोमीटर की हायर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जाएंगे जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस क्या है आपस में ज़्यादा हो और उसका एरिया भी क्या है आपस में ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सेल कांस्टेंट की वैल्यू कि हमारी डाइल्यूशंस है कि एक्सटेंड क्या है। ठीक है जनाब, तो सेल कांस्टेंट वेरिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जनाब। जी, so one should know about what is a specific resistance and resistivity। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को पास से रोके। कंडक्टर की भी होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी लेंथ से। ठीक है, जितना भी लेंथ होगी उतने ज़्यादा उसके अंदर ऑपोजिशन आती रहेगी। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी ज़्यादा हाई उसकी रेजिस्टेंस होगी उतना कम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया होगा। तो मैथमेटिकली इसको आर is directly proportional to length of a conductor divided by cross section area। ठीक है, अगर मैंने r को हटा दिया तो इक्वल्स टू लगाया तो एक कांस्टेंट आ गया, इसको हम कहते हैं रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, वेयर रो इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं रो को अलग कर दूंगा तो मेरे पास जो हम रो को अलग कर देंगे तो हम रो को डिफाइन कर पाएंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, इफ़ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी के बराबर। दस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में भी डिफाइंड एज, हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम इक्वेशन ड्राइव करते थे, तो मैं रो को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले आऊँगा और आर को इधर ले आऊँगा। ठीक है जनाब, तो मुझे इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। जब भी मैं प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दूँगा उसकी डायमेंशन से तो वो स्पेसिफिक हो जाती है चीज़। मैं यहाँ पे डायमेंशंस लेके आ रहा हूँ, मैं लेंथ और एरिया लेके आ रहा हूँ, डायमेंशंस आ गई। डायमेंशंस में क्या होता है, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को मैंने लिमिट कर दिया, इसको स्पेसिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन। दैट इज़ वाई यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और डायमेंशन क्या है, यहाँ पे लेंथ और एरिया आ गई। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में भी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी तो है, कब है, ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ। वो कंडक्टर जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड की दूरी आपस में 1 सेंटीमीटर हो और उस इलेक्ट्रोड का एरिया क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। इलेक्ट्रोड की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो
और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कितना हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस वक्त जो भी उसकी रेजिस्टिविटी नोट होगी या उसकी प्रॉपर्टी जो नोट किएगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कंडक्ट कोई भी सोल्यूशन है जो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कंडक्टर यूज़ हो रहा है उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है आपस में दोनों इलेक्ट्रोड। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस टाइम जो भी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस नोट होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नोट होगी, हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। ठीक है जी, दिस इज़ द होल क्लियर कॉन्सेप्ट। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीटर क्या होता है ओम्स सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या है यूनिट क्या है ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है यहाँ पे ओम्स। इसको मैं इक्वल्स टू के बाहर ले जाऊँगा। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या बन जाएगी वो चेंज हो जाएगी और हमें यूनिट मिल जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद एक एक्सरसाइज देनी है जिसमें आपको यूनिट ड्राइव करवाऊंगा। ठीक है जी, और वो मुझे आप ड्राइव करके दोगे। सिमिलरली कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अगेन व्हेन मूविंग टूवर्ड्स द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल कि उसके अंदर से कितना मटेरियल कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब भी मैं उसको डायमेंशन दूंगा तो वो स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे मैं डायमेंशन क्या दे रहा हूँ लेंथ ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टोमीटर। ठीक है जी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने इलेक्ट्रोड्स आपस में कितने दूर है और हर एक इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। मैंने एक डायमेंशन दे दी है किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी कंडक्टेंस को नोट करने के लिए। तो प्रॉपर्टी को नोट करने के लिए मैंने एक डायमेंशन सेट कर दी है, तो हम क्या कहते हैं डीज आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेरे पास डिनोट होती है रो से और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पर डिनोट होगी कैपा से। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इट इज डिनोटेड बाय कैपा। ठीक है, तो कैपा क्या होता है, वी नो के रेजिस्टेंस क्या है, ये है रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को इन्वर्ट कर दिया 1/r अगली इक्वेशन में। मुझे कैपा को अलग करना है, तो 1/p स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैंने इन्वर्ट कर दिया 1/p कर दिया इन्वर्ट, तो बन गया k। ठीक है, रो था ना, रो था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मैंने इसको 1/p करा तो बन गया कैपा के। कैपा यूनिट है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है जी, रेजिस्टेंस को मैंने इन्वर्ट कर दिया तो बन गया कंडक्टेंस। ठीक है, ये रहा कंडक्टेंस। कुछ बुक में एल भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक में जी से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल कर दिया। ठीक है जी, अच्छा, और ये डेरिवेशन ये दोनों यही रही। सही है, तो अब कैपा क्या है, कंडक्टेंस कैसे डिफाइन होगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कैप बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। वो इलेक्ट्रोड्स जो कि पैरेलल हैं ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर, हर एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है वो 1 सेंटीमीटर, वो एरिया जो कि जिसके अंदर आयन का कोलिजन हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है, एंड वो इलेक्ट्रोड आपस में डिवाइड हुए में वो सेपरेट हुए में बाय 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रोड आपस में का डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर लेता है, और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया जो कि जिसके अंदर आयंस का कोलिजन हो रहा है। ठीक है, वो एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस कंडक्टेंस को मैं कहूँगा इट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर हो रही है। ठीक है जी, और इसका यूनिट क्या है वह स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। फिगरिंग आउट लेंथ ये आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस एल है।
ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्ड, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम्स और सेंटीमीटर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या है यहाँ पे, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर का और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं ले आऊँगा नेगेटिव साइड पे। ठीक है, ये सेंटीमीटर, तो ऊपर मेरे पास क्या बच गया, माइनस सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसका यूनिट बन जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर -2। ठीक है जी, मैं आपको यूनिट ड्राइव करना बाद में बताऊँगा। ठीक है, इसकी यूनिट ड्राइव कैसे करते हैं। अगेन अब बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। अब ये आ गई स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है, वो थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर डायरेक्टली डायमेंशन ऑफ मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द डायमेंशन ऑफ कंडक्टोमीटर। ठीक है, अब ये आ गई टूवर्ड्स डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर बात। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन at a dilution V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of an electrolyte dissolved in volume सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात है when the electrodes are 1 centimeter apart। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आपने कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, एग्जैक्टली उसके 1 मोल्स होने चाहिए। ठीक है, और उसका वॉल्यूम होना चाहिए 1000 ml के अंदर। ठीक है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने 1 मोल NaOH वे करके डाल दिया। ठीक है, यानी 40 ग्राम्स मैंने NaOH डाल दिया 1000 के अंदर, तो वो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कंडक्टिविटी सेल उस बीकर के अंदर मैंने अपना कंडक्टोमीटर इंसर्ट कर दिया, तो उस टाइम पे जो भी उसकी कंडक्टेंस होगी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस मेजर की जाती है सिर्फ 1 ml सोल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उनके दरमियान 1 ml ही लिक्विड आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। 1 सेंटीमीटर अपार्ट के अंदर 1 ml वॉल्यूम मेजर हो सकेगा। ठीक है जी, तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस है जो कि उन आयंस की वजह से प्रोड्यूस होगी। कब प्रोड्यूस होगी, जब मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वे करके डिज़ोल्व करूँगा 1000 ml ऑफ वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो मैं 1 ml की कंडक्टेंस मालूम कर रहा हूँ। उस वॉल्यूम में जो 1 ml है, जो 2 इलेक्ट्रोड के दरमियान जो 1 ml सोल्यूशन आ रहा है, उसके अंदर जो आयन की मूवमेंट है वो कंडक्टेंस मैं मालूम कर पाऊँगा। ठीक है, उस कंडक्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कैपा। कैपा क्या है, कैपा एक 1 ml ऑफ सोल्यूशन की कंडक्टेंस को कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा 1 ml के सोल्यूशन को कंडक्टेंस को जो कि इलेक्ट्रोड के अंदर होती है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर होता है 1 ml सोल्यूशन, उसकी कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कैपा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे होल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के ml की कंडक्टेंस मालूम करना चाहूँ तो मैं 1 ml को मल्टीप्लाई कर दूंगा उस तमाम वॉल्यूम के साथ। उस 1 ml की कंडक्टेंस को जो कि कैपा है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा जितने भी ml के अंदर मैंने वॉल्यूम का सोल्यूशन बनाया होगा, तो मुझे पूरी उसकी कंडक्टेंस मालूम हो जाएगी। ठीक है, कैपा क्या है, कैपा इज़ अ 1 ml डिटर्मिनेशन है 1 ml ऑफ सोल्यूशन की कंडक्टेंस का। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर मैं एग्जैक्टली उसको डिज़ोल्व कर रहा हूँ, उसको वे कर रहा हूँ 1 मोल सोल्यूशन डिज़ोल्व कर रहा हूँ 1000 ml के अंदर। ठीक है, मैंने अपना कंडक्टोमीटर इंसर्ट किया, कंडक्टोमीटर सिर्फ मुझे 1 ml की कंडक्टेंस बता रहा है
उस 1 ml की कंडक्टेंस को मैं कह रहा हूँ वो है मेरा कैपा, और उस कैपा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वॉल्यूम्स के साथ, तो मुझे उस सॉल्यूशन की उस कंप्लीट एमएस की कंडक्टेंस मुझे मिल जाएगी। इट इज़ कॉल्ड एज अ मोलर कंडक्टेंस। ठीक है जी। इसकी डेरिवेशन क्या है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशन से होता है। ठीक है। अब वो 1 मैंने इसके ऊपर वॉल्यूम 1 मोल रख दिया, डिवाइड करवाया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मुझे एम एस में कन्वर्ट करना है, तो वी को डिवाइड करूँगा मैं 1000 से। 1000 सिंस नीचे है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर, और मुझे यहाँ पे वी को आइसोलेट करना है। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 1000, और एम को मैं ले गया इक्वल्स टू के इधर, और वी को ले गया मैं इक्वल्स टू के इधर। ठीक है। तो ये बन गई मेरी 1000 इंटू एम। ठीक है। मेरा फार्मूला क्या था? कैपा क्या है? 1 ml की कंडक्टेंस माइनस मल्टीप्लाई बाय होल ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है। तो होल ऑफ द वॉल्यूम को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ यूनिट ड्राइव करने के लिए, क्योंकि मुझे तो अभी पता नहीं है ना कि मैंने कितने एम में सोल्यूशन बनाया है। कि जितने भी एम का आपका सोल्यूशन हो उससे कोई खर्च नहीं पड़ता। ठीक है। जितने एम का आपका सोल्यूशन हो आप उसको मोलर कंडक्टेंस की इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो मोलर कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। वो कोई सा भी सोल्यूशन जिसमें एग्जैक्टली 1 मोल मैं उसको मेजर करूँ, ठीक है, और डिजॉल्व कर दूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। 1 ml की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करूँगा, कैपस को मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे? वॉल्यूम से। तो पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंडक्टेंस मुझे मालूम हो जाएगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मोलर कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या है? ओम इनवर्स, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या था? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। और 1000 एम एस को हम क्या कह सकता हूँ? ये सी सी भी हो सकता है। तो 1 ml के अंदर क्यूबिक 3 cm कितने होते हैं? 3 cm। ठीक है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ऑलरेडी प्रेजेंट था। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। -1 + 3, क्योंकि एम एल को मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। -1 सेंटीमीटर ये रहा जो यहाँ की मुझे कैपा से मिला, प्लस 3 सेंटीमीटर तो इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स ये रहा। तो यूनिट इसका इस तरह से ड्राइव हुआ है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। दिस इज़ द होल यूनिट। ठीक है। थोड़ा सा आपको इस वीडियो को गौर से सुनना पड़ेगा, इन तमाम कॉन्सेप्ट को आपके जहन में आ जाए इसलिए। ठीक है। और अदर दिस इज द important concept, equivalent conductance. Again there is a difference between the molar conductance and equivalent conductance. molar conductance के लिए आप exactly 1 मोल्स लेते हैं, लेकिन equivalent conductance के लिए आप exactly 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे। ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट मीन्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय जितनी भी उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी है। तो जो भी नॉर्मल सोल्यूशन होंगे उसके लिए आप इक्विवेलेंट वेट कंसिडर करोगे, और उसके लिए की जो कंडक्टेंस मालूम होगी वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जो भी मोलर सोल्यूशन होंगे उनके लिए जो टर्मिनोलॉजीज होगी वो होगी मोलर कंडक्टेंस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है। यूनिट में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम है। ठीक है। यूनिट क्या है? इसका यूनिट है ओम्स इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगी नॉर्मलिटी भी लिख सकते हो, और आप इसको इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। आप एन इनवर्स भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। सो देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टेंस, और जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो इन द रिसेंट वीडियोस, इन द नेक्स्ट वीडियोस मैं फर्दर इसको आगे लेकर चलूँगा। तो ताकि आपकी वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगे, तो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, एंड आई होप कि आप इसको दोबारा से सुनिएंगे और आपको
ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी catching you up with the next video very soon. Thank you for listening.